गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और उसके अंदर अबाउट मोमेंटम कैसे वो कंजर्व रहता है उसके बारे में देखा था। उसके साथ साथ अबाउट इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे आपको मिल सकती है वो भी हमने देखा था। दैट वाज टोटल फोर्स ऑन एनी सिस्टम शुड रिमेन ज़ीरो। उसके बाद टेंशन फोर्स के लिए थोड़ी बात करी थी हमने। टेंशन फोर्स क्या होता है, कब लगता है, मैक्सिमम टेंशन फोर्स कब हो सकता है, ये सब बातें हमने करी थी लास्ट वीडियो के अंदर। और एक न्यूमेरिकल हम कर रहे थे जो बाकी था, दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 6। तो वो थोड़ा आज कंप्लीट करते हैं। तो उसके अंदर देखो फिर से वो फिगर फिर से देखो एग्जाम्पल नंबर 6। तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट गिवन था, बराबर, आपके पास एक सपोर्ट था। यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग गिवन थी, एक यहाँ पे थी एस, बराबर। फिर यहाँ पे कुछ आपने मास लगाया था, सो दैट वाज हैविंग सम मास ओवर हियर, बराबर। फिर और यहाँ पे कुछ आपने फोर्स लगाया था, बराबर। कितना फोर्स था? 50 न्यूटन। ठीक, ओके। अब चलो बात करते हैं कि जब भी यहाँ पे आप मास लगाओगे, बराबर, तो फिर क्या होगा? स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा? टेंशन आएगा। मतलब कि ये जो मास आपको गिवन है दैट इज गिवन 6 kg। कितना है? 6 kg का मास यहाँ पे गिवन है। अब क्या होगा? यहाँ पे मास होगा तो मतलब इसके ऊपर क्या होगा कि वेट फोर्स आएगा। वेट फोर्स कहाँ पे लगता है? नीचे लगता है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे mg इतना फोर्स नीचे लगेगा, एक वेट फोर्स आएगा और वो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा, बराबर। कितना हो सकता है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। m की वैल्यू 6 है, g की वैल्यू लेट अस एज्यूम 10। सो 6 इंटू 10 दैट इज 60 न्यूटन। सो इतना वेट फोर्स आपको यहाँ पे मिलता है, बराबर। बिकॉज ऑफ दिस वेट फोर्स यहाँ पे टेंशन आएगा। सो ये आपका टेंशन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया था कि अगर ये पॉइंट है तो एक्चुअली स्ट्रिंग तो एक ही है, इसकी लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर। सो यहाँ पे टेंशन कौन सा डायरेक्शन में आएगा? तो एक ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू सेम होती है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। मतलब यहाँ पे एक टेंशन आएगा, ये ऐसे, ठीक। अच्छा, इसको कुछ नाम देते चलो, T2। ये टेंशन को नाम दिया T2। तो बच्चों T2 कितना होगा यहाँ से? तो आप समझ सकते हो कि भाई T2 अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन के है, अंदर स्टेशनरी कंडीशन, मतलब ये ऊपर भी नहीं जा रहा, ये नीचे भी नहीं आ रहा, तो मतलब आप लिख सकते हो कि भाई T2 कितना होना चाहिए? 60 न्यूटन होना चाहिए, है ना। अगर T2 ज़्यादा हो गया तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये 60 न्यूटन ज़्यादा हो गया T2 से तो ये जो भी स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी। सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन T2 जो यहाँ पे है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए? 60 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, बराबर। अब बात करते हैं इस स्ट्रिंग की। अब ये कुछ एंगल बना रहा है, चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, और ये कुछ एंगल बना रही है थीटा। कितना एंगल बना रही है? थीटा। आपको ये थीटा ही फाइंड करना है। अब देखो इस स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन आएगा, बराबर। ये भी थोड़ी यहाँ पे खींचेगी, मतलब कि वो थोड़ी स्ट्रेच होगी, बराबर। तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन कुछ ये आएगी T1 ऐसे, बराबर। यहाँ से ना अवे फ्रॉम द पॉइंट। नॉर्मली कोई भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कहाँ पे होता है? अवे फ्रॉम द पॉइंट। सो ये आपका T1 निकल जाएगा। तो जो यहाँ पे क्या आएगा? T1 cos थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस साइड, क्योंकि ये टेंशन फोर्स आए ऐसे, अगर यहाँ पे टेंशन आई, बराबर, ये एंगल थीटा है, तो जो एंगल थीटा होता है उसके साथ कौन सा एंगल आता है? कॉस थीटा आता है। सो ये क्या हो जाएगा? T1 cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? T1 sin थीटा हो जाएगा। सो ये हमारा T1 sin थीटा, बराबर। ये T1 cos थीटा और ये T1 sin थीटा आया समझ में? अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको इजीली समझने के लिए मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी समझाया था, उसका हम थोड़ा यूज़ करते हैं। अब देखो कैसे यूज़ करोगे आप। फॉर एग्जांपल इस जो भी ये मास है उसको मैं सेपरेटली बाहर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा M मास है, इसकी बात करते हैं। चलो, अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक नीचे लगता है mg, बराबर, वेट फोर्स। और ऊपर कौन सा लग रहा है? T2। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, तो आपने लिख दिया T2 इक्वल्स टू mg, और mg की वैल्यू कितनी है? 60 न्यूटन।
सो मतलब स्टेशनरी कंडीशन होने की वजह से T2 किसके बराबर हो जाएगा, 60 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, स्टेशनरी है ना इसलिए। आया समझ में। अब इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका ये पॉइंट का, ये पॉइंट ए का FPD हम बनाते हैं। चलो कैसे बनाओगे। सो ये हमारा पॉइंट, ठीक। अब देखो इसके ऊपर एक नीचे फोर्स लग रहा है, कौन सा, इसके ऊपर बात कर रहा है, ये देखो T2 है, इसके ऊपर लग रहा है। लेकिन अब इसकी बात करें तो ये T2 यहाँ पे लग रहा है ऐसे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे T2 डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे। अब बोलो चलो, अब ये जो भी टेंशन T1 आया था उसके दो कंपोनेंट आपको मिले, एक मिला T1 cos थीटा, एक मिला T1 sin थीटा, बराबर। तो इसके लिए बात करूँ तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, तो एक आएगा ऐसे, कौन सा, ये T1 cos थीटा ऊपर आ जाएगा, ठीक। और कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, हाँ, कौन सा, T1 sin थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा T1 sin थीटा। और कोई फोर्स बाकी, कौन सा बाकी है, 50 न्यूटन का बाकी है। सो मतलब कि ये हमारा फोर्स निकल जाएगा 50 न्यूटन। तो इतने फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। अगर ये स्टेशनरी है ना, आपको स्टेशनरी के लिए निकालना है तो क्या कर सकते हो कि भाई जितना फोर्स ये हो जाएगा, कौन सा, T1 cos थीटा, वो किसके बराबर होना चाहिए, T2 के बराबर। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अगर ये T2 ज़्यादा होगा तो मतलब ये पॉइंट नीचे आएगा। लेकिन दोनों बैलेंस है तो मतलब ये स्टेशनरी मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर रहेगा, जो हमको चाहिए अभी, है ना। हमको ये सॉल्व करना है इन दी टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। उसी हिसाब से बच्चों ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। ये जितना 50 न्यूटन है वही ये फोर्स होना चाहिए। दरअसल क्या होगा, अगर 50 न्यूटन ज़्यादा हो गया तो ये पॉइंट ऐसे चला जाएगा, और अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। सो यू कैन राइट ओवर हियर दैट इज T1 sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 50, ठीक। आया समझ में। अच्छा, अब T2 की बात करो तो T2 हमने निकाल दिया है ऑलरेडी, 60 न्यूटन है, तो यहाँ पे लिखो 60 न्यूटन। कितना है, 60 न्यूटन, बराबर। अब इसको थोड़ा डिवाइड कर देते, चलो ये दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, हम दोनों को डिवाइड करते हैं। तो T1 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा मिल जाएगा, एंड दैट कम्स आउट 50/60। 0 0 को कैंसिल करो, सो tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 5/6। अब ये 5/6 कितना होता है, 0.8 हो जाता है, बराबर। सो अगर थीटा की बात करो बच्चों, थीटा कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू, इसको नीचे लेके आओ तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को आप ऊपर लेके जाओ तो tan इनवर्स हो जाएगा। सो दैट कम्स आउट tan इनवर्स 0.8। अगर आप लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री, है ना। लॉग टेबल आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन जब भी आप लॉग टेबल आप यूज़ करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा समझ में। तो मतलब आपका आंसर मिल गया कि भाई ये एंगल कितना है, 40 डिग्री। गेटिंग, क्या किया हमने, पहले ये T2 निकाल दिया, बराबर। फिर ये पॉइंट का यूज़ किया, इसके ऊपर जितने भी फोर्स लगते थे वो हमने निकाल दिया, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर उसको हमने कंपेयर किया, फिर रेशियो लिया है तो आपको थीटा मिल जाएगा। आएगा समझ में, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है अबाउट फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक यू हैविंग दैट इज फ्रिक्शन। बच्चे फ्रिक्शन क्या है वो थोड़ा समझते हैं, और उसकी इक्वेशन जो यूज़ होने वाले हैं न्यूमेरिकल के लिए वो थोड़ा हम देखते हैं इसको। अब फ्रिक्शन क्या होता है, सो एक तो इसके लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई सरफेस है, बराबर, और सरफेस का कुछ फ्रिक्शन है, और आपने यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे रखा है, बराबर। अब यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होती है, एक इसकी सरफेस आएगी और दूसरी इसकी सरफेस आएगी। ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। और ये कांटेक्ट में होने की वजह से यहाँ पे अभी क्या हो, स्टेशनरी है, बराबर। सो फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करें, फ्रिक्शन फोर्स तो कहाँ पे काम में आता है आपको मालूम है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो फिर क्या होता, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप चलते हो, बराबर, वाई इट इज़ पॉसिबल, क्यों पॉसिबल ये है, बिकॉज जो
आपके जो चप्पल होते हैं, बराबर, जो शूज़ होते हैं उसकी जो सरफेस होती है और जो ग्राउंड होती है वो सरफेस, उन दोनों के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप चल पाते हो। आप बात करो कि आप कोई अपना व्हीकल लेके जा रहे हो, तो जो व्हीकल के जो टायर होते हैं, है ना, वो भी क्यों स्मूथ ऐसे आगे जा सकते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ना। फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है, जो भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे हो वो आप ड्राइव कर सकते हो जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप सोचो वो स्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि भाई कोई व्हीकल स्लिप हो गया, वो स्लिप क्यों हो जाता है? बिकॉज उसको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलता। और अगर वो फ्रिक्शन नहीं मिलता तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है, मतलब ये सरफेस इसको पकड़ नहीं पाती, और तब क्या हो जाती है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो जो बॉडी होती है, वो क्या हो जाती है? वो स्लिप हो जाती है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लिप हो रहा है, कोई फिसल रहा है, तो मतलब क्या बोलोगी, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा। अगर फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा इसका मीनिंग कि वो आगे नहीं जा, मतलब कि वो आगे ऐसे आप बोल सकते हो कि स्लिप हो जाएगा, आगे ऐसे रोल हो के आगे नहीं जा सकता। सो ये एक एडवांटेज है फ्रिक्शन का आपके पास, बराबर। अब फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं वो थोड़ा हम देखते हैं। सो फर्स्ट देखो, फ्रिक्शन के भी टाइप्स है। उसके अंदर फर्स्ट हम लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया, दैट इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन? एक टाइप्स का फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, मतलब ये एक टाइप का फोर्स ही है दैट इज एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। मतलब यहाँ पे जो एक सरफेस ये और एक सरफेस ये ब्लॉक की, इन दोनों के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, बराबर। अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, कि भाई ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल कंसेप्ट सोचो कि चलो ये पेन यहाँ पे पड़ी है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे है पेन, तो अभी कोई इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगता है तो क्या? हाँ, लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है उसके ऊपर? तो हम बोलते हैं उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर। अच्छा, अब बात करो और कोई फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, तो एक फोर्स बच्चों लगेगा, एक फोर्स लगेगा उसका वेट फोर्स नीचे mg नीचे लगेगा। अगर ये सरफेस है समझो, और ये ब्लॉक यहाँ पे है जिसका मास कितना है? m है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे mg, बराबर। और क्योंकि ये जो भी ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कॉन्टैक्ट सरफेस इसके ऊपर लगाएगी, तो ये जो फोर्स आएगा वो यहाँ पे आएगा, ऐसे नॉर्मल फोर्स, बराबर। सो एक्चुअली हम बात करें कि जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होती है तो एक्चुअली दो फोर्स वहाँ पे होते ही हैं। कौन कौन से? एक नॉर्मल फोर्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे अगर कांटेक्ट में है तो, और दूसरा आपको मिल जाएगा फ्रिक्शन फोर्स आपको मिल जाएगा। सो फिर से, अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है तो कौन कौन से फोर्सेस वहाँ पे होते हैं? एक होता है नॉर्मल फोर्स, बराबर, देखो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आया, और दूसरा आता है फ्रिक्शन फोर्स, बराबर। तो यहाँ पे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा, बराबर। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल फोर्स लगा दिया। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, कि भाई फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा। तो देखो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे बॉडी यहाँ पे स्टेशनरी है, तो इज देयर एनी फोर्सेस, इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? तो आंसर आपका क्या होगा? यस, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। देखो फिर से, ये पेन यहाँ पे पड़ी है, बराबर है ना, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो हाँ लग रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा? फॉर एग्जांपल, अगर इसको आपको मूव करवाना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। आप इसको फोर्स अप्लाई, लेकिन आप यहाँ पे बहुत ही कम फोर्स, ये तो शायद मैंने छोटी सी चीज़ आपको समझाइए। आप सोचो कि आपके पास एक बड़ा सा स्टोन है ना, बहुत भारी, 20 kg का, 25 kg का एक स्टोन है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, बराबर। तो जब भी वो कांटेक्ट के साथ होगा, मतलब कि सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा, तब फ्रिक्शन फोर्स कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे एक्ट करता है। कैसे मालूम पड़ेगा वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है? अगर आप इसके ऊपर उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, बराबर, तो वो नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? बिकॉज जो कांटेक्ट है उसको पकड़ के वहाँ पे रखा है।
सो बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स वो वहाँ से नहीं हिल रहा, मतलब कि वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर आप वो स्टोन को वहाँ से हटाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे सपोज ये वही स्टोन है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने सिंपल फोर्स दिया, कितना फोर्स दिया, 5 न्यूटन, जो आपने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, लेकिन वो यहाँ से नहीं हिल रहा। क्यों नहीं हिल रहा? बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपने काम किया 10 न्यूटन, तो यहाँ पे भी कुछ फोर्स, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ होगा, क्योंकि ये तो आगे नहीं जा रहा अभी तक। तो यहाँ पे कितना स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ होगा, जितना आपने फोर्स लगाया हुआ है उतना ही यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने फोर्स बढ़ाकर कर दिया 15 न्यूटन, क्योंकि आपको तो यहाँ पे आगे लेके जाना है इसको, लेकिन ये आगे नहीं गया बिकॉज ऑफ इट्स वेट फोर्स। बराबर कितना लिया मैंने? 25 उसका मास लिया, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो यहाँ पे 250 न्यूटन फोर्स मुझे चाहिए इसको यहाँ से आगे ले जाने के लिए, है ना। मतलब कुछ फोर्स आपको रिक्वायर है, बराबर। सो यहाँ पे आपने लगाया 25 न्यूटन, ये आगे नहीं गया। आपने एक काम किया, आपने फोर्स लगाया 1 किलो न्यूटन, मतलब कि 1000 न्यूटन फोर्स लगाया और ये आगे गया। तो ये आगे क्यों गया? बिकॉज आपने क्या किया, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा था, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर, उससे आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया? 1000 न्यूटन, और उसकी वजह से ये आगे जाएगा, बराबर। सो बस यही होता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कंसेप्ट क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर काम करता है, और अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप फोर्स लगाओ। फोर्स लगाने से वो नहीं हिलता, इसका मीनिंग क्या होगा कि वही वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, तो आप और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब फ्रिक्शन यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होता है, बराबर। और एक फोर्स ऐसा मिलेगा आपको, एक फोर्स की वैल्यू ऐसे मिलेगी जिसकी वजह से क्या होगा, ये आगे मूव करने लगेगा ऐसे, बराबर। सो एक्चुअली ये जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू फोर्स के साथ इंक्रीज होती जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे अप टू 999 न्यूटन तक ये यहाँ से नहीं हिल रहा, मतलब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ होगा, इतना, और फिर आपने फोर्स लगा तो ये आगे गया, बराबर। तो ये जो फोर्स की वैल्यू आई जिसके बाद ये आगे मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो जो भी ब्लॉक है वो आगे जाएगा। देखो मैं आपको सिंपल कंसेप्ट समझाता हूँ। फिर से देखो, यहाँ पे आपका सरफेस है और ये ब्लॉक है, बराबर। अब यह इसका कुछ मास है, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स तो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, ये आगे नहीं गया, तो उस टाइम यहाँ पे 2 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा। फिर यहाँ पे आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ये आगे नहीं गया, मतलब कि यहाँ पे भी स्टैटिक फोर्स बन गया 5 न्यूटन, तभी तो ये अपोज कर रहा है ना। अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया यहाँ से, अगर वो आगे गया तो मतलब कि क्या होगा कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन अब उतना नहीं है, ये आगे नहीं जा रहा, इसका मीनिंग कोई और भी यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, तभी तो आगे नहीं जाता होगा। तो ये आगे ये जो फोर्स लगाता है ना ऑपोजिट, वो कौन लगाता है? फ्रिक्शन फोर्स, जो इसके ऑपोजिट होता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे फोर्स लगाओ तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पीछे आएगा, है ना। कितना होगा? 5 न्यूटन, अगर वो आगे नहीं जा रहा। अब देखो मैंने फोर्स कर दिया 10 न्यूटन, अभी भी वो आगे नहीं जा रहा, मतलब कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन जो आपने अप्लाई किया वो स्टैटिक फोर्स ने यहाँ पे आके कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बॉडी आगे नहीं जा रही। लेकिन जैसे ही आपने 11 न्यूटन किया तो ये बॉडी आगे गई, ऐसे आ गई, आगे चल पड़ी, बराबर। तो मतलब क्या होगा कि भाई अप टू 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप बाहर से फोर्स इंक्रीज करते जाते हो, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि भाई ये आगे तो जाने वाला है। तो 10 न्यूटन तक आपको ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम मिलता है। जैसे आपने 11 न्यूटन किया, ये आगे चला गया, तो 10 न्यूटन इसके लिए क्या बन गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन।
क्या बन गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे 10 से आपने आगे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये आगे गया, आया समझ में। तो ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट बच्चों। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है। सो जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो अगर अगर ये रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो एन जितना ऊपर होगा उतना एम जी नीचे आएगा। मतलब कि इन प्लेस ऑफ एन आप क्या लगाओगे, एम जी। क्या लगाओगे, एम जी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ऊपर है, एम जी नीचे है और ये वर्टिकली क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। मतलब ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, मतलब जितना नॉर्मल फोर्स एन होगा उतना यहाँ पे एम जी फोर्स आपको मिलेगा। सो यहाँ पे काम करते हैं, इसको पहले तो निकालते हैं तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो वो कांस्टेंट आएगा म्यू एस। क्या आएगा, म्यू एस, और हम म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है म्यू एस, बराबर। अब चलो एन को रिमूव करो तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मुझे एम जी रखना पड़ेगा। तो एफ एस इक्वल्स टू क्या रखोगे, म्यू एस इन प्लेस ऑफ एन, यहाँ पे आ जाएगा एम जी। सो ये बन गया स्टैटिक फोर्स का इक्वेशन, म्यू एस एम जी, है ना। म्यू एस आपको एग्जाम्पल के अंदर गिवन होगा, बराबर। म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो एग्जाम्पल के अंदर गिवन होगा। मास आपको गिवन होगा, जी तो आपको मालूम है तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा, बराबर। अब इसके ऊपर से एक एम सी क्यू सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक ब्लॉक है 10 kg का, बराबर, ठीक। अच्छा, अब आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया 50 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई किया, 50 न्यूटन। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस, वो आपको गिवन है 0.1। क्या गिवन है, 0.1। क्या पूछा है, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस आपको पूछा है, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन काम करने लगेगा। कैसे फाइंड करोगे, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस, क्योंकि यहाँ पे देखो एम जी नीचे लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है ना। तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है तो एफ एस कितना लिखोगे आप, म्यू एस इंटू एन, है ना, ये इक्वेशन है। एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। ये जो भी केस है हॉरिजॉन्टल के लिए, वहाँ पे एन कितना बन जाएगा, एम जी बन जाएगा। सो आप क्या लिखोगे, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। क्या लिखोगे, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। रखो वैल्यू, चलो म्यू एस की वैल्यू 0.1, एम की वैल्यू कितनी 10, जी की वैल्यू कितनी 10, ये 0.1 ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो एफ एस कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। सो ये आपने स्टैटिक फोर्स यहाँ पे निकाल दिया। सो स्टैटिक फोर्स ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, आएगा समझ में। अच्छा ठीक है, चलो उसके बाद ये तो हुई हॉरिजॉन्टल की बात। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब देखो यहाँ पे ऐसे केस, यहाँ पे एक वॉल है ऐसे वर्टिकली, बराबर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, ऐसे रह सकता है स्टेशनरी, नहीं आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, अदरवाइज जो भी आप फोर्स की वैल्यू लो। तो यहाँ पे ऐसे आपने फोर्स आपने अप्लाई किया, ऐसे ऐसे आपने फोर्स अप्लाई किया। अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स आपको मिलेगा, ये आपका नॉर्मल फोर्स होगा, है ना। अब और कोई फोर्स लग सकते हैं, हाँ, यहाँ पे नीचे कौन सा आएगा, mg, और ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, बराबर। सोचो कि अगर आपने यहाँ से फोर्स नहीं लगाया होता तो फिर क्या होता, ये तो वर्टिकल है ना, ये नीचे आता है, ऐसे ऐसे नीचे आता बिकॉज ऑफ वेट फोर्स। अगर ये नीचे आता तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन ऑलवेज फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लो कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी की मोशन हो रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, उसको रोकना। तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो वेट फोर्स तो mg नीचे है,
तो अगर ये नीचे आएगा तो फिर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ऊपर लग जाएगा, एफ एस से ऊपर लग जाएगा। आया समझ में? बराबर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन आप क्या लिख पाओगे कि भाई अगर ये स्टेशनरी है, मतलब ये आगे पीछे नहीं जा रहा, तब क्या लिखोगे कि भाई जितना फोर्स एफ एस होगा उतना ही फोर्स एम जी होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है। अगर एम जी ज़्यादा होगा तो ये नीचे आ जाएगा, अगर एफ एस ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ऊपर चला जाएगा, है ना। और कोई ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। सो एफ शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एन होना चाहिए। एफ शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। आएगा समझ? तो ये बात करी हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर वर्टिकल, ये थी हॉरिजॉन्टल। ये किसके लिए थी? हॉरिजॉन्टल के लिए थी। अब ये जो आपको सिखाई वो क्या सिखाई आपको? वर्टिकल के लिए। एफ किसके बराबर होगा? नॉर्मल के बराबर होगा, और अगर स्टेशनरी है तो जितना एम जी होगा उतना एफ एस होना चाहिए। आएगा समझ? अच्छा, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब बात करते हैं इंक्लाइन की। सो इंक्लाइन के अंदर देखो आप, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये कोई प्लेन है ऐसे ऐसे, बराबर ऐसे, और ये जो ऐसे ये स्लोप है, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, इंक्लाइन प्लेन, बराबर। और ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। चलो यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, तो चलो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, तो पहले तो होगा आपका वेट फोर्स। वेट फोर्स कहाँ पे होगा? नीचे। सो ये ऐसे आप समझ सकते हो, ये हमारा एम जी नीचे लगा है ऐसे, वेट फोर्स है ना, ऐसे सेंटर पे ऐसे वेट फोर्स नीचे लगेगा, बराबर। अब एक काम करते हैं, ये वेट फोर्स के दो कंपोनेंट हम निकालते हैं, एक पैरेलल टू दी स्लोप और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। चलो कैसे निकालोगे? आपको वेक्टर मालूम है कि वेक्टर को आप रिजोल्व करते हो। फॉर एग्जांपल वेक्टर यहाँ पे है तो एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे आएगा, एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या बन जाएगा? ए कॉस थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ए साइन थीटा बन जाएगा। दिस इज बड़ी क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो एक काम करो, इसको थोड़ा हम रिजोल्व करते हैं एम जी को। सो एक कॉम्पोनेंट देखो कहाँ पे आएगा। सो एक यहाँ पे आएगा ऐसे, और एक यहाँ पे आएगा ऐसे, होगा। ये वेक्टर बीच में आ गया, और ये जो एंगल होता है इन दोनों के बीच में एंगल 90 होता है। ये तो वेक्टर होते हैं, उसके बीच में एंगल कितना होता है? 90 होता है, बराबर। अब बात करते हैं एंगल की, बराबर। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर एंगल थीटा है तो ये तो 90 है, समझो ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर। तो ये एंगल फिर से कितना? ये 90 है ना, तो ये एंगल फिर से कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आया समझ में? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर। तो फिर ये दोनों बीच में एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सो अगर ये थीटा हुआ, ये एम जी है, तो ये क्या बन जाएगा? एम जी का कौन सा कॉम्पोनेंट? कॉस थीटा, क्योंकि जो थीटा के साथ होता है वो कॉम्पोनेंट क्या हो जाता है? कॉस। तो ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये बन जाएगा उसका सामने वाला एम जी साइन थीटा। आया समझ में? ये थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा, ये होगा एम जी साइन थीटा। अब एक नॉर्मल फोर्स भी बाकी है। नॉर्मल फोर्स जो क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। सो ये जो होगा नॉर्मल फोर्स, वो ऐसे इसके नॉर्मल ऐसे एक्सिट 90 डिग्री एंगल बनाएगा इसके ऑपोजिट। सो ये हमारा बन जाएगा नॉर्मल फोर्स। आया समझ में? बराबर। अगर सोचो कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा? वो पीछे आएगा। सो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स अगर ये नीचे आ रहा है तो। गेटिंग? अगर हम बात करें फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन कौन से फोर्स इक्वल होंगे? सो जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ पे लगना चाहिए, मतलब कि एन शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? एम जी कॉस थीटा, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर दोनों फोर्स
इक्वल होने चाहिए, और जितना फोर्स mg sin थीटा नीचे लग रहा है उतना फोर्स fs ऊपर लगना चाहिए। सो fs शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, mg sin थीटा। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड विथ 2 करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, fs इक्वल्स टू mg sin थीटा अपॉन n mg cos थीटा। mg को कैंसिल करो तो साइन अपॉन कॉस तो टेन थीटा आ जाएगा। और ये एफ एस अपॉन एन क्या है, तो आपको मैंने अभी सिखाया, एफ एस इक्वल्स टू व्हाट, म्यू इंटू एन है ना अभी इक्वेशन, एफ एस इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। सो एफ एस बाई एन क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। म्यू एस आप लिख सकते हो स्टेटिक के लिए। सो म्यू एस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो स्टेशनरी के कंडीशन के अंदर म्यू एस आपको कितना मिल जाएगा, टेन थीटा आपको मिल जाएगा। आए समझ में, बराबर। सो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में है ना, तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। अगर वर्टिकल है तो नॉर्मल फोर्स f के बराबर होता है, और अगर ऐसे इंक्लाइन है तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है, mg cos थीटा। गेटिंग। तो चलो इस वीडियो के अंदर यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।